एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मस्त मजे में। तो बच्चा, उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में होंगे स्वस्थ मस्त और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई में व्यस्त, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो आज आपको हम करने वाले हैं व्यस्त अनरेवल नीट पर, जहां पर आपको हर साल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका बहुत ही डिटेल के साथ एनालिसिस करवाकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं नवजोत कौर, आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर, जो कि आपको नीट यूजी की कैटेगरी में करने वाली है ट्रेन। तो फटाफट से दिमाग के चक्षु खोलकर और कॉपी पेन निकाल कर शुरू कर लो मेरे साथ कहानी मेरी ज़बानी। उससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से, जो कि आपकी नीट की तैयारी को सुपर से ऊपर ले जाएगा इन फीचर्स के साथ, जहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, वीकली टेस्ट दिए जाते हैं, वेल स्ट्रक्चर कोर्स के साथ पढ़ाया जाता है और आप हर एजुकेटर की वीडियो पर अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं। और इसी के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस के सारे फीचर्स के साथ आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है आइकॉनिक में, जहां पे आपका पर्सनल मेंटर आपके दिए हुए टाइम स्लॉट पर आपसे कनेक्ट होकर थ्रू ऑडियो कॉल आपके हर डाउट का करता है फुल टू सफाया। और इसी के साथ आपके घर तक अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स यानी रंग बिरंगे नोट्स पहुंचाए जाते हैं अगर आप आइकॉनिक लर्नर है। अगर आप प्लस लर्नर है तो आपको इन ऐप एक्सेस मिलता है नोट्स का। और अगर आप प्लस और आइकॉनिक लर्नर बनना चाहते हैं तो आपके सामने 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेल आप कर सकते हैं नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर, जहां पर अगर आप नवजोत 10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको किसी भी कोर्स में 10% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को सुपर से ऊपर बनाइए, एक वेल स्ट्रक्चर कोर्स के साथ अपनी नीट की तैयारी को परफेक्ट नीट के दरवाजे तक पहुंचा के आइए। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो मॉलिक्यूल जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको केमिकल बॉन्डिंग का वो बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट लगाना है कि जहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 दिख जाए, मतलब बॉन्ड्स बन ही नहीं रहे। अगर बॉन्ड्स बन ही नहीं रहे हैं तो मतलब वो स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे कि हर स्पीशीज का हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालकर आपको सुपर ट्रिक के साथ यहाँ पर देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बनेगा कि नहीं। तो देखो, सबसे पहला काम करना है कि हर स्पीशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स 6 है और 2 एटम इन्वॉल्व हैं, तो 2 × 6 हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सभी के कर लो, 2 × 8 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2 × 2 हमारा यहाँ पे 2, इसके हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2 × 3 यहाँ पर हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास एक ट्रिक है कि अगर मेरे पास ना बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर ना हम एक वी शेप का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है ना। और अगर यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ा रही हूँ या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन घटा भी रही हूँ, तो यहाँ पर ना बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाता है। जैसे अगर मैंने 16 किया तो 2 हो जाएगा, 18 किया तो 1.5 हो जाएगा, देन 13 किया तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करो, ठीक है। तो 2.5, देन 12 कर रहे हो तो 2, देन 11 कर रहे हो तो यहाँ पे 1.5। तो इसी स्पीशीज में ये ट्रिक काम करती है 8 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा
है ना। अब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों स्पीशीज तो एग्जिस्ट करेंगी। अब आते हैं हीलियम का मॉलिक्यूल और लिथियम के मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पर ट्रिक काम करती है हमारी बाबा वाली। और बाबा वाली ट्रिक में हमने देखा था कि एक बार बॉन्डिंग और एक बार एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 हो तो अपने को बाबा वाली ट्रिक लगानी है, जिसमें एक बार बॉन्डिंग वाला सिग्मा 1s, एक बार एंटी बॉन्डिंग वाला तारा लगा के लिख दो, ठीक है। फिर एक बार फिर से बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2s, फिर एक बार फिर एंटी बॉन्डिंग वाला तारा बना के लिख दो। अब यहां पर ना आपको देखना है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बस देखो, जैसे हीलियम के 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 ये लेगा, 2 ये। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की तरकीब यहाँ पे ये है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 आ रहा है कितना, 0/2, दैट इज 0। अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, यानी ये नोबल गैस ना अपना मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकती है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। तो यहां पर आपको 2 ट्रिक बताइए, दोनों ट्रिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयन की यहाँ पर बतानी है, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ पे क्रोमियम के 2 पॉजिटिव आयन की। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखो, जो कि होता है 24। अब यहाँ पर आपको पता है कि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान है, कि आपको बस करना है 3d और 4s लिखना है, ठीक है। अब क्रोमियम थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, देखो यहाँ पर ना जो 4 है वो हम यहाँ लगाते थे, 2 जो है वो यहाँ लगाते हैं, है ना। पर ये बंदा कहता है कि मेरे 3d को हाफ फिल्ड करोगे तो मैं ज्यादा स्टेबल हूँगा। तो यहाँ पर ना ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखता है कि s वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठता है, 4s पे 1, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी ऐसी है। अब इसी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको सबसे पहला काम करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पर यहाँ पर तो आयन दे रखा है, तो सबसे पहले तो आयन लिखो, तो +2 स्टेट में लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो s ऑर्बिटल से पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक s से रिमूव होगा और एक d से रिमूव होगा, तो अब आ जाएगा 3d4। मतलब मेरे पास d ऑर्बिटल के अंदर बैठे हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई है 4। तो अब जो तुम फॉर्मूला लिखने जा रहे थे ना मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, वो भी स्पिन वाली, तो n+2 ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर आपको बस वैल्यू डालनी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं 4, तो 4 4+2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4+2 24, और 24 का यहाँ पर हमारा अंडर रूट आएगा 4.8989 बोहर मैग्नेटॉन, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4.90 बोहर मैग्नेटॉन में कैलकुलेट करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 4। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पे अप्रोच लगानी है, देन फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। और इसी के साथ चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से गिवन मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा अकॉर्डिंग टू रालाउट्स लॉ। तो देखिए यहाँ पर ना अलग अलग वैरायटी के मिक्सचर दे रखे हैं। आपने अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न असाइन कर लिया है, यानी अगर हमने एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल है। तो यहाँ पर ना जो 2 सेम कैटेगरी के बंदे आपस में मिक्स हो रहे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन
एल्केन फैमिली से हैं, दोनों के साथ हैलोजन लगे हैं, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली आपको एक यहाँ पर बेंजीन और टाउलिन दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है एंड टाउलिन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया जाए, दोनों में बेंजीन रिंग कॉमन, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन। अब बचे अगले दो यानी A और C ऑप्शन। तो A और C ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो जहां पर क्लोरोफॉर्म दिखे ना वहां पर वो बंदा हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाएगा, तो सेम बिहेवियर तो शो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो कि जो C ऑप्शन है उसमें इथेनॉल और एसीटोन है। ठीक है, अब इथेनॉल अगर प्योर फॉर्म में है ना, इसके पास तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप एसीटोन की मिलावट कर रहे हैं तो ये मिलावट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने लगती है। ठीक है, कुछ तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से हमारा इंक्रीमेंट होने लगेगा वेपर प्रेशर में, वो भी ऑब्जर्व्ड वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव डेविएशन रालोट लॉ के हिसाब से कौन दे रहा है, तो प्योर इथेनॉल एंड एसीटोन जो कि इथेनॉल में बैठे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर कर यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला और बढ़ा देता है, तो एक तरीके से हमारा ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन की ओर जाता है। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है C वाला, और यही क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की स्टैंडर्ड बेंजीन के लिए वैल्यू गिवन है 5.12 केल्विन kg पर मोल। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो देखिए यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है सॉल्यूशन के लिए, यानी डेल्टा TF की वैल्यू आपको निकालनी है। और इवन क्वेश्चन में मोलालिटी तक गिवन है जो कि है 0.078 मोलर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको सॉल्यूट कैसा दिया गया है, और सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, ऐसा सॉल्यूट जो कि पानी में जाकर ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, यानी ना टूटकर बिखरने वाला है ना किसी से जुड़ने वाला है। अगर इनके 1 मोल भेज रहे हैं ना तो ये वैसा का वैसा सीधा साधा 1 मोल लेकर बाहर निकलेगा, और इससे हमें पता लगती है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो कई बार हम क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते नहीं है, लगाते नहीं है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कंसिडर करके चले। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा, अब इसे बेंजीन में मिला रहे हैं तो डेल्टा TF जनरलाइज फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर सामने होगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू KF। अब ये KF यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोला है। अब इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इवन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू करेंगे मोलालिटी से। अब सभी वैल्यू को पुट कर दो, वेंट ऑफ फैक्टर की 1, KF की हमारी 5.12 गिवन है। ठीक है, मोलालिटी हमें मोलर में दी हुई है 0.078। अब सबको सॉल्व करने पर यहाँ पर 0.3993 केल्विन हमारे पास डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करने पर हम देख सकते हैं 0.399 कहाँ जाएगा, 0.40 केल्विन तक, है ना। तो यहाँ पर 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A वाला। और इसी के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट हियर। तो हमको अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और यहां पर मुझे ये बताना है कि कौन से ऐसे सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनमें सभी मॉलिक्यूल्स जीरो डायपोल मोमेंट दिखाए, मतलब बिल्कुल भी पोलराइज ना हो। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हमारे नॉन पोलर होने चाहिए, यानी उनकी हर एक बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर कर
नेट डायपोल मोमेंट 0 दे दे। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए आपने बहुत लंबे लंबे मेथड्स लगाए होंगे। तो आपको आज मैं रूबरू करवाती हूं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक से। तो ट्रिक ये है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स को पहचानने के लिए ना आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला कि वो कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए उस कंपाउंड में। दूसरी चीज कि उसके आसपास बैठे सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, सराउंडिंग एटम्स जो है ना वो यहां पर सेम होने चाहिए। अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लेगा। अब तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो जरूर से जरूर सिमेट्री होगी, जैसे कि आपको मैं बी ऑप्शन में दिखाने वाली हूं। तो एक एक मॉलिक्यूल इसका सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम भी सेम है और लोन पेयर एकमात्र भी नहीं है। तो जैसे कि देखो बोरोन हमारा ट्राइफ्लोराइड है, तो BF3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोरोन बैठा है बीच में, फ्लोरीन ऊपर, इधर नीचे ट्रायंगुलर प्लेनर में, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर में ये बैठा है, जिसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं। तो सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्री है कि सेम प्लेन में बैठे, इस तरह से कट कर दो। और दूसरी चीज लोन पेयर भी नहीं है, तो ऐसे में डायपोल मोमेंट पूरी की पूरी कैंसिल हो जाती है। जहां पे आपको दिखा देती हूं कि किस तरह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर ये बढ़ता है। सिमिलरली यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो इनकी इंडिविजुअली बॉन्ड मूवमेंट रिजॉल्व करके कैंसिल आउट हो जाती है। अब यहां पर हम बेरिलियम डाइफ्लोराइड की बात करने वाले हैं, तो BeF2। तो यहां पर देखो बेरिलियम डाइफ्लोराइड हमारा लीनियर होता है। ठीक है, इसमें भी एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये इस तरह से बॉन्ड मूवमेंट इधर से जाएगा लेस से मोर की ओर, लेस से मोर की ओर। सिमेट्रिकल भी है कि बीच में से तुम कट कर दो, और सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो नॉन पोलर होगा, डायपोल मूवमेंट नेट 0। ठीक है, सिमिलरली आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देख सकते हैं कि अगर यहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें बॉन्ड मूवमेंट इधर को और इधर को लीनियर में कैंसिल आउट हो रही है। सराउंडिंग एटम भी सेम है, लोन पेयर भी नहीं है और सिमेट्रिकल भी है कि बीच में से काट दो, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी नॉन पोलर की कैटेगरी में चले जाएगा, यानी नेट डायपोल मूवमेंट यहां भी होगी हमारी 0। सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन के ही 4th पार्ट की बात करें तो यहां पर बैठा है बेंजीन। अब बेंजीन की जगह अगर साइक्लोहेक्सेन होता या हेक्सीन होता ना तो हम थोड़ा सोचते, क्योंकि वो प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, पर बेंजीन में अगर 1 और 4 पोजीशन पर 2 कंपाउंड लगे हैं तो यानी ये एक प्लेन में बैठे हैं जिसमें एक क्लोरीन ऐसे लगा है और एक क्लोरीन ऐसे लगा है। अब ये सिमेट्रिकल भी है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, लोन पेयर भी नहीं है, तो इस तरह के कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाती है ऊपर और नीचे में, और नेट डायपोल मूवमेंट यहां भी 0 होगी। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारा बनता है बी। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर आप इजीली इस क्वेश्चन को बिना रिजॉल्व करे, बिना हाइब्रिडाइजेशन निकाले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यही मेथड लगाएंगे और टाइम मैनेजमेंट में पूरा ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बोला है कि ज्यादा स्टेबल माना जाता है एक सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से। तो इनमें से कौन सा रीजन आप चूज करेंगे कि -R इफेक्ट है, -CH3 ग्रुप्स लगे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, -I इफेक्ट है या +R इफेक्ट है? तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जब भी कार्बोकैटायन की बात आ रही है और टर्शियरी और सेकेंडरी टर्म इन्वॉल्व है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको मिलेगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर फुल टू इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। कैसे? देखो, अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात करूं तो एक कार्बन बैठा है जो फर्दर 3 CH3 ग्रुप से अटैच है और जिस सिस्टम से अटैच है उस सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, वो भी ब्यूटाइल वाला, यानी 4 कार्बन एटम लगे हैं इसमें। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात कर रही हूं तो 4 कार्बन होने चाहिए, और सेकेंडरी यानी एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 अदर कार्बन से अटैच हो।
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे CH3, C, CH2 और CH3। यहां पर मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाती हूँ तो ये 2 फर्दर कार्बन से अटैच है, इसकी वैलेंसी पूरी करते हुए यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम देखते हैं कि जो सिस्टम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली जुड़े जो कार्बन है उन्हें बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में 3, 3 और 3 टोटल मेरे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब गलती से भी इस हाइड्रोजन को तो काउंट करना मत, क्योंकि ये फर्दर कार्बन से अटैच नहीं है। यहां पर हम ये देखेंगे कि जो फर्दर डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना, उसे ही अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 हो रहे हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बन जाता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली इसे जस्टिफाई कर रहा है। और ये क्वेश्चन यहाँ होता है समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है निकल हाइड्रोक्साइड की, जब हम 0.1 मोलर में इसे सॉल्युबल कर रहे हैं NaOH के अंदर। तो यहाँ पर गिवन है हमें आयनिक प्रोडक्ट भी निकल हाइड्रोक्साइड का, जो कि है 2 × 10⁻⁻15। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो भी कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है उसको एक्वस मीडियम में सॉल्युबल करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं निकल हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसको आयोनाइज करो। ठीक है, मैंने इसे आयोनाइज किया, अब ये एक्वस मीडियम में जा रहा है तो ये निकल +2 देगा और OH नेगेटिव आयंस देगा। अब यहाँ पर इन्हें बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे कि OH के 2 पॉली एटॉमिक एटम्स लगे हैं, तो यहाँ पर इसे आयंस को बैलेंस करने के लिए 2 जरूर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, एज्यूम कर लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस हुआ आयन, तो यहाँ पर ये भी S होगा और इसकी 2S होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको KSP निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर निकल का +2 का यहाँ पर कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, जो इसके आगे मोल्स होते हैं ना वो इसकी पावर में जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं OH की बात करूं तो OH नेगेटिव आयंस के आगे जो मोल्स है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो पावर में लगाना जरूरी है, तो वो हमने लगा दिया। अब एक चीज ध्यान देने वाली थी जो हम इग्नोर कर देते हैं, क्या कि इसको पानी में नहीं सॉल्युबल किया गया है, इसे 0.1 मोलर NaOH में किया गया है सॉल्युबल। तो इस तरह के कंसेप्ट में आपको NaOH को भी यहाँ पर सॉल्युबल करके चलना है, जिसमें अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है तो इसने जो आयंस प्रोड्यूस करे हैं उसकी मोलैरिटी भी सिमिलर होगी। अगर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल उसको लिख दो, जैसे इसका 1 आयन प्रोड्यूस हुआ है तो ये भी 0.1 मोलर, OH का भी 1 आयन प्रोड्यूस हुआ है तो 0.1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने बैठेंगे तो OH दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो यहां पर आता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट में बस इतना सा लॉजिक लगाना होता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो दोनों की कंसंट्रेशन को ऐड करके चलो। ठीक है, बाद में जो कैंसिल वैंसिल हो रहा हो वो देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले दोनों को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर अगर आप KSP निकाल रहे हैं तो KSP निकालने के लिए निकल की S सॉल्युबिलिटी मानी है मैंने, तो यहाँ पे S मान लेती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर OH नेगेटिव दोनों में आ रहा है, इधर थी 2S इधर थी 0.1, तो 2S + 0.1 और होल का हो चुका है स्क्वायर, तो यहाँ पर A + B के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। पता है इतना बेसिक मैथ तो हमें पता है कि A² + B² + 2AB हो जाएगा। तो यहाँ पर S
2s का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01, ठीक है, और 2ab मतलब 2 इंटू 2s इंटू 0.1, तो यह आ जाएगा 0.4s, ठीक है। अब ये KSP के बराबर है। अब यहां पर इसको जब आप खोलोगे ना KSP को, तो ये आ जाएगा 4s का क्यूब 0.01s प्लस 0.4s का स्क्वायर। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब इनको जब आयोनाइज कर रही हूं, इसकी जो KSP की वैल्यू दे रखी है ना, वो हमें 2 इंटू 10 की पावर -15 दे रखी है। आप सोचिए 10 की पावर -15 बहुत बहुत स्मॉल है, और अगर इसको मैं यहां पर S की सॉल्युबिलिटी देखूं, ये और भी ज्यादा स्मॉल होगी। तो S क्यूब और S स्क्वायर जैसी टर्म को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो पूरी इक्वेशन में बचा क्या, सिर्फ इतना काम का। तो KSP को 0.01s सिर्फ इतना लेकर चलेंगे। अब KSP की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -15, 0.01s से हमने इसको इक्वेट किया। अब यहां पर ये जब इधर जाएगा तो S की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -15, ये जब इधर जाकर 10 की पावर -3 यहाँ पे इंटू और डिवाइड होगा ना, तो ये दे देगा हमारा -15 से 13, ठीक है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी आपकी मोलारिटी में आएगी। क्लियर। तो हमेशा सॉल्युबिलिटी को मोलारिटी में लेना है, जैसे कि NaOH की इन्होंने ले रखी थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर C आ गया है करेक्ट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको जब भी कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, एसिड हो, सॉल्ट हो, तो जिस बेस या जिस भी सॉल्ट में उसे आयोनाइज कर रहे हैं, उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर आपको ये पॉइंट जरूर नोटिस में रखना है। बाकी बाद में बेशक से इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, ज्यादा पावर जा रही है। हाई पावर को इग्नोर करके यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को और आसान आप बना सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज आपको रिएक्शन करानी है एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में, और साथ ही साथ हाथों हाथ हाइड्रोलिसिस भी कर देना है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट ये देता है वो अपने को बताना है। तो देखो एसीटोन होता है हमारा कुछ नहीं भैया, प्रोपेन 2 ऑन CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड देन CH3। इसमें जब आप मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, CH3MgCl, इसका जब मिलावट एसीटोन में करोगे तो एक तरीके से ना आपको यहां पर आयोनाइज करना आना चाहिए कि जब एक मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट CH3 के साथ बैठा है ना, तो खुद इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। तो यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर ये हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो कार्बोनिल हमारा CO ग्रुप यहां बैठा है, इसके बॉन्ड को तोड़ो, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो बस इसका पॉजिटिव पार्ट O के पास भेजो जहां पे नेगेटिव चार्ज है, और C जो कि कार्बोनिल का पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, उस पे पूरा नेगेटिव चार्ज भेज दो। तो देखो कैसे होगा, CH3 C, इस पे आ गया हमारा पूरा CH3, और यहां आ गया O पे MgCl, और बाकी CH3 वैसे का वैसे ही है। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसके आगे फर्दर आपको बस हाइड्रोलिसिस करनी है। और हाइड्रोलिसिस में होता क्या है कि जैसे आपने हाइड्रोलिसिस करी, तो यहां पर ये जो O और MgCl है, यहां पर इसका बॉन्ड क्लीव होगा, तो यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आ रखा है। तो वाटर के पास क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H यहां जाएगा और OH यहां जाएगा, तो यहां पर आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 COH CH3 एंड CH3। अब इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, यहां पर ये कार्बन जिसपे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल का, वो फर्दर 3 अदर कार्बन ग्रुप से अटैच है, तो इसे हम टर्शरी, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर A वाला बन जाता है। अब साथ में साइड प्रोडक्ट भी बन रहा है आपका, कौन सा, MgOHCl, वो भैया यहाँ पे नहीं पूछा है, तो मेन
मुद्दे पे आते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर आ गया है करेक्ट। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए आपको कार्बोनिल के ग्रुप को यहाँ पे पोलराइज करा के अटैक कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में इन लिगेंड्स की मदद लेते हैं। तो यहां पर आपसे डायरेक्टली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ लिगेंड्स यहां पर देकर उनका करेक्ट ऑर्डर पहचानने को बोला है। तो हमें ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो आपके सामने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेटो को पानी से प्यार, वाटर है ना तो पानी वहां पे लिख रहे हैं हम, ऑक्सिलेटो को पानी से प्यार, देन उड़ता हुआ अमोनिया, उड़ता हुआ अमोनिया इन कोलंबा और कनाडा, कनाडा बोल लो पहले क्योंकि साइनाइड पहले आता है, फिर उसके बाद कोलंबो बोल लो। तो उड़ता हुआ अमोनिया इन कनाडा, ईएन आ रहा है, इथाइलिन डायमीन, तो इन कनाडा CN और कोलंबो में मिला। तो इस सीरीज के हेल्प से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा थायोसाइनाइटो आता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के हिसाब से थायोसाइनाइटो आ रहा है, देन फ्लोरीन आ रहा है, देन ऑक्सिलेटो आ रहा है, देन हमारा सबसे लास्ट में हमारा कनाडा आ रहा है साइनाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाता है सी वाला। और इसी के साथ इस क्वेश्चन को इजीली हम इस ट्रिक से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपने बहुत बार लैब में भी करी होगी, कि एक बीकर के अंदर हम एक थोड़ा सा सॉल्वेंट लेकर एक पेपर को डिप करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जरा सी एक इंक भी लगाते हैं ना एक स्पॉट पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमारा अलग अलग पार्टीशन कर लेती है ना। तो इसी पार्टीशन के बेसिस पर आप इसको परफेक्ट एग्जाम्पल बता सकते हैं हमारे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। तो यहाँ पर फिगर से आप बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कोई भी पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, वहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन डिफरेंस मीडियम, और उसी में डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट पे, जैसे अगर हमने पेपर रखा है, वो जिस सॉल्वेंट में डिप हो रहा है वो हमारा स्टेशनरी फेज की तरह यहाँ पे एक्ट करता है और कंपोनेंट्स को अलग अलग यहाँ पर अलग अलग सेपरेट करता जाता है। तो इसी बेसिस पर हमारा पार्टीशन होता है उन कंपोनेंट्स का, और इसलिए ये परफेक्ट एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आता है सही। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, आपको सुक्रोज बताना है कि अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी सुक्रोज के अंदर अगर हमने पानी डाला तो वो कौन कौन से दो कंपोनेंट देगा। बेसिकली सुक्रोज हमें यहाँ पर एक डाइसैकेराइड है और ये हमें फर्दर हाइड्रोलिसिस करके दो मोनोसैकेराइड्स देता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको ग्लूकोज दे रखा है, पर अगर हम प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखें तो ग्लूकोज से नहीं बनता है, ये ग्लूकोपायरानोज से बनता है, जिसमें 6 मेंबर की रिंग होती है। सिमिलरली हम फ्रक्टोफ्यूरानोज से बीटा फॉर्म लेते हुए इनका ये बनाते हैं। तो यहाँ पर सुक्रोज C12H22O11, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको ये C6H12O6, जिनके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अल्फा फॉर्म बनाता है और दूसरा बीटा फॉर्म बनाता है। ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपको इनके जिस पॉइंट पे ऑक्सीजन बैठा है ना उसके साथ वाले कार्बन पर, मतलब इसका C1 कार्बन पर और इसका C2 कार्बन पर आपको डिपिक्ट हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये हमारा बीटा फॉर्म बना रहा है। ठीक है, तो अगर OH राइट हैंड साइड है, यानी OH अगर राइट हैंड साइड है तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड है तो हम उसको अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड प्लेस करते हैं।
ठीक है, तो वो अल्फा फॉर्म बनता है। और वही अगर बीटा फॉर्म बनाना है तो अगर OH हमारा जस्ट उसे रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो हमारा अपवर्ड साइड पे आता है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसे बीटा फॉर्म बोलते हैं, जो कि कार्बन 2 पे आ रखा है। ठीक है, पर यहां पर सुक्रोज में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अल्फा और बीटा फॉर्म लेते हुए C1 और C4 कार्बन के बीच में आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर बन रही है, और इस लिंकेज में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से बीच में O यानी ईथर ग्रुप लगाकर यहां पर सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, तो यहां पर सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन यहां पर होना चाहिए फर्स्ट वाला। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, आपको एक एलिमेंट दे रखा है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस किया गया है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की जिसमें ये प्लेस किया गया है, आप इसकी सेल एज लेंथ देख सकते हैं कि 288 पिकोमीटर दे रखी है। अब इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स यहाँ पे प्लेस किए गए ना, वो हमारी बॉडी डायगोनल में प्लेस किए गए हैं। अब बॉडी डायगोनल में प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम अगर एज लेंथ को A मानकर चल रहे हैं और उस एटम को जिसको प्लेस किया गया है उसकी रेडियस को R मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आता है कि √3a जो हमारे बॉडी डायगोनल पे प्लेस किया गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको एटॉमिक रेडियस यहाँ निकालना है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हाथों हाथ डायग्राम आपके सामने है, हम देख कर भी विद इन अ मिनट निकाल सकते हैं कि किस तरह से जब 4 एटम हमारे बॉडी डायगोनल पे प्लेस किए गए हैं तो उनका 4R हमारे √3a के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालने के लिए √3/4 इंटू A करेंगे, और A यानी एज लेंथ की वैल्यू हमें 288 पिकोमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसी के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस ऑप्शन को और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही आपके ऑप्शन नंबर C बिल्कुल मैच कर रहा है और यहीं से क्वेश्चन होता है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको इन गिवन अल्फा अमीनो एसिड्स में से बताना है कि कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। तो देखो, गिवन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, इन सभी में से आपको अगर बेसिक अमीनो एसिड पहचानना है तो यहाँ पर ना जनरल फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास COOH होता है, ठीक है, इसी के यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर R ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर NH2 लगा होता है। अब अगर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट इस R में इंक्रीज होता है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में जाता है, और अगर NH2 मोर देन 1 लगे हुए, एक तो लगा ही हुआ है, अगर R में और लग जाते हैं तो ये बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि लाइसिन में R में NH2 ग्रुप ज्यादा है और बाकी ट्रायोसिन, सेरीन, एलालाइन किसी में भी ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है B, जिसमें R में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आने से ये अपने आप को बेसिक कैटेगरी में डाल देता है। तो यहाँ पर B ऑप्शन होता है करेक्ट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्केन यहाँ पर एक अच्छी यील्ड यानी गुड यील्ड नहीं दे सकता वुड्स रिएक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर हमें एक सिंपल सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। जैसे कि आपको अगर मैं लिख के दिखाऊं कि अगर मैं एक एल्काइल क्लोराइड लेती हूँ, जैसे मान लो RCl ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने 2 मोल्स NaK डाले, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है। तो क्या होता है कि ये Na ना यहाँ पर इसी कंपाउंड के RCl को एक और मोल लेकर, इसके मतलब 2 मोल लेकर यहाँ पर आप NaCl को रिमूव करते हैं, ठीक है, साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यही R इसी से कंबाइन कर एक सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है और यही वुड्स रिएक्शन की निशानी है।
ठीक है, कि सिमेट्रिकल एल्केन मिले। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा एल्केन यहाँ पर बना है जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो हेप्टेन है। अब 7 कार्बन की चेन को कैसे 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 7 कार्बन की चेन है तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो सकती है कि 4 इस तरफ 3 इस तरफ, है ना, या फिर 4 इधर को डाल दो 3 इधर को डाल दो। तो यहाँ पर आपकी सिमेट्रिकल एल्केन नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड इन वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो 4 कार्बन के हो सकते हैं, 3 कार्बन के हो सकते हैं, कि 3 वाला 3 वाले से कंबाइन करे, 4 वाला एल्काइल हैलाइड 4 वाले से कंबाइन करे, और 4 वाला 3 वाले से कंबाइन करे। तो अलग अलग 3 मेजर प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाली सिमेट्रिकल नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा गुड यील्ड नहीं देगा। वेरएस ब्यूटीन में 4 कार्बन है तो ये बहुत इजीली सिमेट्रिकल है। हेक्सेन में 6 कार्बन है, 3-3 में ब्रेक कर लो। अब तुम बोलोगे मैम डाइमिथाइल ब्यूटाइन में कैसे हम यहाँ पे ब्रेक करें, तो देखो अगर डाइमिथाइल हमारे 2 हैं जिसमें ये हमारा एल्केन है, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पर सिमेट्रिकल में देखना है कि नहीं है, तो यहाँ से ब्रेक करो, इधर एक क्लोरीन लगा दो, इधर एक क्लोरीन लगा दो। अब इन दोनों को कंबाइन कर कर आप एक एल्केन बना सकते हैं। तो ये भी सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ रहा है। तो जोन सा नहीं आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ होता है क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको इन सभी स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लेकर बैठा है। देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि पूरी कैलकुलेशन करके देखेंगे और अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद करेंगे, और ये चीज हमने बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे, देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पर आपको पता है कि मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हमारा मास। तो यहाँ पर 32 ग्राम के बराबर इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। दूसरी चीज, अगर एटम्स की बात कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूल बैठा है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें एटम्स होंगे, है ना। अब यही चीज अगर आपने 1 ग्राम में निकालनी है तो 1 ग्राम में निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट वही रहेगा, 2 इंटू Na अपॉन में क्या कर देंगे 32 कर रहे हैं, है ना। अब ऐसे अगर तुम्हारे पास एटम्स हैं, लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, तो यहाँ ये 2 फैक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू Na अपॉन में 32, है ना। यहां से आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्लियर। दूसरी चीज, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए इन 1 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर, तो आपको पता है कि 1 मोल में यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर मास को, यानी एक एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो एटम है तो एटॉमिक मास से हमने डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर को ऊपर रखा, तो 1 ग्राम में यहाँ पर आपके पास एटम्स निकल आएंगे, ठीक है। सेम सीक्वेंस हम लेके चलेंगे सिल्वर के साथ, तो यहीं के यहीं बटोर दो भैया, यहाँ पर 90, यहाँ पे Na अपॉन में 108 ले लेंगे, और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर अपॉन में 24 ले लेंगे। अब एक छोटी सी चीज समझना, पूरी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम यहाँ पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं एक छोटा सा टर्म समझाऊं कि 10 अपॉन में 2 और 10 अपॉन में 5 है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स जो है हमारी, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास न्यूमरेटर दोनों में सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहां पर तुम्हें सॉल्व करने पर मिलेगा 5, यहां सॉल्व करने पर मिलेगा 2, ठीक है। तो यहां पर जहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा था वहां पे तुम्हें आंसर मिला छोटा, जहां पे डिनोमिनेटर छोटा था वहां पे आंसर तुमको मिला ज्यादा। तो पूरी स्टेटमेंट में बस इतना चेक कर लो कि कहां पर डिनोमिनेटर छोटा है। जहां पे डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो सब जगह सेम है ना, यहाँ पे भी सेम बना देते हैं, तो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जहां पे छोटा है वहां पर तुम्हें नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम मिलेंगे। तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है
वो लिथियम के केस में है, यानी नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम इसी केस में मिलेंगे। तो इस हिसाब से 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बैठे होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आता है बी वाला। और इसी के साथ आज का सेशन यही होता है समाप्त। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में, जहां पर ढेर सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल कंसेप्ट। और ऐसे ही अपने नीड्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रैक्टिस को और बहुत ही धुरंधर बनाने के लिए अनरेवल नीट को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर करिएगा शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।